हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री जंक्शन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन, जिसे बोलते हैं अपने चेसी बेबी रिएक्शन। देखो, आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हम हमेशा ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि नेम जो रिएक्शंस हैं सभी इम्पोर्टेंट्स हैं। चाहे कोई भी नेम रिएक्शन आप लेके चलो, सब की सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं जहाँ पे हमने काफ़ी नेम रिएक्शन को हमने कवर किया है। तो रायमंड-टिमान रिएक्शन लास्ट जो लेक्चर था वो था नेफ रिएक्शन का, जहाँ पे मैंने बोला था नाइट्रो कंपाउंड पे बेस ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा। कुछ बच्चों ने कमेंट भी किए थे कि हाँ सर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, तो उनके लिए थैंक्स। तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो लेक्चर कंप्लीट देखें, तब जाके आपको नाइट्रो कंपाउंड की बेस्ट रिएक्शन जो नेफ रिएक्शन है वो आपको कवर होगी, ठीक है। आज की जो रिएक्शन है वो है चेची बेबी रिएक्शन। ये नाम से पता नहीं क्या है ये, देखो चेची बेबीन रिएक्शन, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट रिएक्शन है चेची बेबी रिएक्शन। देखो, इसमें खास बात क्या होती है, इसमें होता क्या है, ये जो रिएक्शन है वो एक पैराडीन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है पैराडीन, उस पे बेस्ट रिएक्शन होती है। वो कैसे प्रोसीड होती है, देखो सबसे पहले अगर हम पैराडीन की बात करते हैं, देखो पैराडीन, आपको पता है कि पैराडीन क्या होती है। एक जो बेंजीन है हमारे पास, ध्यान से देखना, ठीक है, ये जो बेंजीन है हमारे पास, अब इस बेंजीन के अंदर अगर कोई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आ जाता है, नाइट्रोजन बेस्ड कंटेनिंग कंपाउंड अगर आ जाता है तो वो बन जाती है पैराडीन। सपोज यहाँ पे अगर हम लोगों ने यहाँ पे नाइट्रोजन रख दिया तो ये क्या बन गई, पैराडीन बन गई, ठीक है। इस पे बेस्ड रिएक्शन होती है चेची बेबी रिएक्शन। अब बात ये आती है कि ये रिएक्शन कहाँ यूज़ होती है। देखो, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि ये सभी जितने भी मैं रिएक्शन कराऊंगा सब की सब इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है, ये हर बार सभी की सभी रिएक्शन पूछी जाती है, ठीक है। चाहे किसी भी लेवल में, किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, केमिस्ट्री भी बेस्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे हर एक रिएक्शन पूछी जाती है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो देखो। इसके अंदर दो पोजीशन होती है, एक तो होती है अल्फा, ये होती है बीटा। अब दोनों पोजीशन में सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड पोजीशन होती है अल्फा पोजीशन देन बीटा पोजीशन की तुलना में, ठीक है ना। अब जो बेंजीन होती है वो एज ए स्ट्रॉन्ग बेस होती है, याद रखना हमेशा। ये पैराडीन जो होती है एज ए स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में काम करती है, बेस होती है ये स्ट्रॉन्ग बेस। अब होता क्या है कि जब हम इसको क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक बात बताओ, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, सपोज दैट अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो इस पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इस पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। मेरी बात समझ आ रही कुछ। तो यहाँ पे देख लेना, अगर कभी भी आपको इस पे जो रिएक्शन होती है यहाँ पर, वो होती है ArSN2 रिएक्शन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। वो भी कौन सी, SN2 रिएक्शन होती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो होती है SN2 रिएक्शन। एरोमेटिक कंपाउंड पे जो रिएक्शन होती है वो होती है SN2 रिएक्शन, ठीक है। और SN2 रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, हमारे पास दो पोजीशन है, अल्फा और बीटा। यहाँ पे भी अल्फा और बीटा। कभी भी अगर आपके पास अल्फा और बीटा पोजीशन पे अटैक करवाना हो तो कौन सी पोजीशन प्रीफर्ड होती है, अल्फा देन बीटा की तुलना में। तो हम स्टार्ट करते हैं इस पे बेस्ट रिएक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, और जो रिएक्शन हम हमेशा से अगर कोई नोट्स बना रहा है साथ साथ में, तो आपको पता है लिखने की क्या नीड है यहाँ पर, वो होती है सबस्ट्रेट। और सबसे पहले अगर हम सबस्ट्रेट की बात करते हैं तो सबस्ट्रेट के रूप में यहाँ पे क्या लिया जाता है, पैराडीन, ठीक है। सेकेंड नंबर अगर हम बात करते हैं रिएजेंट में,
रिएजेंट के रूप में देखो एक न्यूक्लियोफाइल दिया जाता है, और न्यूक्लियोफाइल कौन कौन सा हो सकता है, NaOH, NaOR न्यूक्लियोफाइल, और KOH, KOR, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड है, गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड हैं वो भी क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, RMGX या RMGBR और RLI, यानी इसे बोलते हैं गिग्नार रिएजेंट, और ये होता है सुपर गिग्नार रिएजेंट। आपको पता है यहाँ पे मैंने आपको गिग्नार रिएजेंट की काफ़ी रिएक्शन करवाई है, पूरा एक जो रिएजेंट है गिग्नार रिएजेंट, उस पे बेस्ड मैंने इसकी काफ़ी रिएक्शंस करवा चुका हूँ, ठीक है। तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे जहाँ पे अल्कोहल की प्रिपरेशन पे हमने इसका यूज़ किया था, तो वो प्लीज़ जाके देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर बनाया था वहाँ पे, काफ़ी सब कुछ समझाया था डिटेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबस्ट्रेट के रूप में क्या मिलेगा आपको, पैराडिन मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पे रिएजेंट के बेस पे क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ पे NaOH मिल सकता है, या NaOR मिल सकता है, या KOH मिल सकता है, या KOR। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, ये होता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी अगर आपसे रिएक्शन पूछी जाती है तो इसमें कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होती है, ARSN2 रिएक्शन प्रोसीड होती है, जिसे बोलते हैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। और इस स्टेप के अंदर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना मेरी बात कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो रिएक्शन है सेम वैसी रिएक्शन है जैसे हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को हमने कवर किया था। आप लोग को पता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमने बेंजीन पे बेस्ड रिएक्शन को कवर किया था, तो वैसे रिएक्शन है ये, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे बेंजीन में कार्बन की बजाय क्या आ गया, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नाइट्रोजन आ गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो इसकी रिएक्शंस। और आपको पता है कि हम जब भी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, और क्वेश्चन पे बेस्ड हम उसके मैकेनिज्म भी करते हैं। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, नाइट्रोजन, और यहाँ पे आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल दिया है, सपोज दैट NaOH एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और आपको ये रिएक्शन प्रोसीड करवानी है, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है वो देखते हैं हम, ध्यान से देखना मैकेनिज्म। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने जब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को लिखा था तो आपको पता है कि हम लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या किया था, यहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ पे शिफ्ट किए थे, बेंजीन पे शिफ्ट किए थे। सेम की सेम यही कंडीशन है इसमें। अगर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किसी ने अगर नहीं देखा है वो लेक्चर, तो इस वीडियो के आपकी यहाँ पे इस चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नेम रिएक्शन से, है ना, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे सेम की सेम प्रोसीड होगी। यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे जाएंगे, इस पोजीशन पे जाएंगे। सॉरी यहाँ पर क्या होगा कि जो नाइट्रोजन एटम है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पे, ठीक है। और जैसे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन एक क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पे। जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो हमारे पास क्या बना, इस पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तक सब सही है, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर मैंने क्या बोला, मैंने न्यूक्लियोफाइल लिया है। देखो न्यूक्लियोफाइल लिया है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे OH आ सकता है, मैंने बोला था न्यूक्लियोफाइल के रूप में KOH आ सकता है, KOR आ सकता है, RMGX आ सकता है, RLI आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। तो जो आपको मेंशन करके दे उसके बेस पे आपको रिएक्शन करवानी है, ठीक है। सपोज दैट अब न्यूक्लियोफाइल है, जब इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे देखो, जब इस पे अटैक करेगा यहाँ पर,
तो जैसे इस पे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, नाइट्रोजन, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये कुछ आ गया। अब ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना। अगर हम देखें ये कार्बन एटम sp2, ये कार्बन एटम sp2, ये कार्बन एटम भी क्या हो गया sp2, और ये भी sp2, और यहाँ पर भी क्या हो गया sp2। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये कार्बन एटम अगर हम देखें तो 1 2 3 एंड 4, तो कौन सा हो गया sp3। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना, एक बात ध्यान से सुनना, sp2 से वो किस में कन्वर्ट हो गया sp3 में। तो यहाँ पे sp2 से sp3 में ये जब कन्वर्ट हुआ, ये होता है इसका स्लो स्टेप। क्या होता है स्लो स्टेप, यानी ये जो रिएक्शन होती है एकदम स्लो स्टेप में रिएक्शन होती है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो स्लो होता है उसका। तो देखो इधर, जब sp2 से sp3 में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे किसी का एडिशन हुआ ना, एडिशन का मतलब कोई जुड़ा इसके साथ, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई, एडिशन रिएक्शन, एडिशन स्टेप हुआ। यहाँ पर कौन सा स्टेप हुआ, एडिशन स्टेप। ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पे जो पैराडीन है, पैराडीन में प्रत्येक कार्बन एटम क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज अवस्था में होता है। और लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है तो ये कार्बन कौन सा हो गया sp3 में। तो हम लिख सकते हैं ना कि sp2 से sp3 में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब एडिशन स्टेप हुआ ना। यहाँ पे एडिशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, यानी योग होना किसी का। तो आगे देखो, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए। आपको पता है रेजोनेंस करवाना सबको आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, हाइड्रोजन CH3, सॉरी न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये ऐसा कुछ स्टेप बन गया अपने पास। ठीक है। और आपको पता है कि जब भी इस टाइप की कोई पोजीशन बनती है तो यहाँ पे आपको पता है कि मैंने आपको बताया था फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में वही लैंड कंपाउंड बनता है, अरेनियम आयन, सेम की सेम स्टेप है वो। ठीक है। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके पास रेजोनेंस करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए। ठीक है ना। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए हैं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ गया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एलिमिनेशन स्टेप होता है, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर सेम की सेम चीज़ें हमने की थी कि यहाँ के हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और जैसे एलिमिनेट होगा, सपोज दैट ये बाहर निकल गया, तो इस पर कौन सा चार्ज आया, प्लस, और जैसे ही प्लस चार्ज आया तो प्लस और माइनस ने क्या बना लिया, यहाँ पे एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बना, N डबल बॉन्ड है न्यूक्लियोफाइल। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर sp3 से sp2 में कन्वर्ट होगा क्या, ये कौन सा कार्बन हो गया sp2, ये भी कौन सा है sp2। सभी कार्बन किस में कन्वर्ट हो गए, sp2 में। और आपको पता है कि जब भी sp3 से sp2 में कोई कन्वर्ट होता है तो इसे बोलते हैं एलिमिनेशन स्टेप, एलिमिनेशन स्टेप कहा जाता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है टूटना, यानी कोई एटम टूट के बाहर निकल जाता है तो वो होता है एलिमिनेशन स्टेप। ठीक है। ये हमारे पास सेची-वेबेल रिएक्शन जो थी उसकी मैकेनिज्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये फ्रीडल, ये जो सेची-वेबेल रिएक्शन की थी, जो यहाँ पे जो पैराडीन ली थी हमने, यहाँ पर देखो एडिशन स्टेप हुआ, फिर यहाँ पे एलिमिनेशन स्टेप हुआ। तो ये पूछा जाता है कि इसके अंदर कितने स्टेप होते हैं, और लास्ट के अंदर ध्यान से देखना, जब एलिमिनेशन स्टेप हुआ तो वो स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप। क्या होता है, फर्स्ट स्टेप। ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई है, तो इस चीज़ को आप नोट करो। ठीक है।
तो नोट किया होगा आप लोगों ने। चलो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम डायरेक्ट रिएक्शन करवाएं, डायरेक्ट यहाँ पर क्लोरीन एटम क्लोरीन फ्लोरीन एटम, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिया कोई भी न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आप ले सकते हो यहाँ पर। सपोज दैट मैंने न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिया KOH नेगेटिव चार्ज, NaOH नेगेटिव चार्ज, NaOR नेगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि ये कौन सी पोजीशन होती है यहाँ पर, ये होती है अल्फा, ये होती है बीटा। और मैंने आपको बोला था अल्फा और बीटा में से कौन सी प्रिफर्ड होती है, अल्फा पोजीशन। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, जो न्यूक्लियोफाइल लिया है उसको यहाँ पे चिपका देना है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, OH, ये तो है न्यूक्लियोफाइल, ये तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना इसका, ठीक है। अब देखो इस स्टेप के अंदर होता क्या है, इस स्टेप के अंदर होता ये है कि यहाँ से हैलोजन एटम, यहाँ से हैलोजन एटम बाहर निकल जाता है। वो कैसे, देखो सपोज दैट मैंने क्या किया, जब इस पे पाई इलेक्ट्रॉन जब इधर जाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, जब पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं तो इस पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव आया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, प्लस। और न्यूक्लियोफाइल ने इसे यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे देखो OH आ गया, ठीक है। अब वापिस रेजोनेंस हुआ। सपोज दैट रेजोनेंस आप ऐसे भी करवा सकते हो, पूरा प्रोसीड करके करवा सकते हो, या डायरेक्टली ये भी करवा सकते हो कि यहाँ पे जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन इस साइड में गए तो यहाँ क्लोरीन एटम क्या हो गया, बाहर निकल गया। एज ए गुड लिविंग ग्रुप है ये, क्या होता है, ये एक गुड लिविंग ग्रुप होता है जो बाहर निकल जाता है। तो आपको पता है कि हमारी रिएक्शन क्या बनी, फिर हमारी रिएक्शन ये बन गई ना। वापिस सुनना, यहाँ पर मैंने क्या यहाँ पे जब यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे प्रोसीड करवाए, आपको पता है क्लोरीन और नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, नाइट्रोजन की। तो इलेक्ट्रॉन जब लेगा यहाँ पे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, और नेगेटिव चार्ज आते ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने पर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने आराम से यहाँ पे अटैक किया, और जैसे इस पे अटैक किया तो वापस रेजोनेंस हुआ तो ये क्लोरीन एटम बाहर निकल गया। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ से भी क्या निकलता है, एक फ्लोरीन एटम बाहर निकलता है। और यहाँ पे क्या जुड़ता है, OR न्यूक्लियोफाइल ये जुड़ता है, और क्लोरीन एटम एज इट इज रहता है। इसका रीज़न क्या है, ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना यहाँ पर, इस पे हम कुछ डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, अगर हम हैलोजन की रिएक्टिविटी की बात करते हैं, हैलोजन की रिएक्टिविटी अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होता है, ठीक है। इसका रीज़न देखो कैसे, तो हम लोगों ने अभी क्या किया, एक पैराडिन ली यहाँ पर, और जैसे हमने पैराडिन ली तो सपोज मैंने क्लोरीन एटम लिया और यहाँ पे भी क्या लिया, फ्लोरीन एटम। अब समझने वाली बात ये होती है कि कोई स्टूडेंट तो ये सोचता होगा, सर आपने यहाँ पर ये क्लोरीन एटम को क्यों नहीं रिमूव किया, आपने फ्लोरीन एटम को क्यों रिमूव किया, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे कंसेप्ट तो ये होता है कि एक बात बताओ कि सभी को पता है कि फ्लोरीन एटम और क्लोरीन एटम में अगर हम देखें तो ज़्यादा और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होता है,
तो आपका आंसर क्या होगा सर? फ्लोरीन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन फ्लोरीन एटम की तुलना में, ये क्लोरीन एटम की तुलना में। तो हम बोल सकते हैं ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? फ्लोरीन की। ठीक है, और जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो जो इंडक्टिव इफेक्ट जो वर्क कर रहा है कार्बन पे, तो वो क्या करेगा? -I जो इफेक्ट है, -I इफेक्ट, वो ज़्यादा प्रोसीड होगा या नहीं होगा? यहाँ पे जब ज़्यादा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा प्रोसीड होगा, यानी जिसे बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। और यहाँ पे अगर हम देखें इंडक्टिव इफेक्ट, अगर इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे ये प्रोसीड हो रहा है, इसकी इंटेंसिटी इतनी है, तो इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी इतनी भी होगी इसकी। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला यहाँ पर? मैंने ये बोला है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से अगर हम देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? फ्लोरीन की ज़्यादा होती है देन क्लोरीन की तुलना में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? इस पे इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है। और आपको पता है कि जब फ्लोरीन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इसकी, तो वो क्या करेगा? बेंजीन यानी कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जैसे ही खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट वर्क कर रहा है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा देन किसकी तुलना में? क्लोरीन की तुलना में। चलो ठीक है, ये चीज़ें हो गई अपनी। तो सर यहाँ पे इसको रिमूव क्यों किया? अरे देखो, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, यानी इलेक्ट्रोफाइल जो बनने की पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो बनने की पॉसिबिलिटी है वो क्या हो गई? बढ़ गई। यानी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा ना यहाँ पे। और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे, जब इलेक्ट्रॉन इससे खींचने लगेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आएगा। ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा देन इसकी तुलना में पॉजिटिव चार्ज कम आएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पर, तो वो क्या करेगा? कहाँ पे अटैक करेगा? उसको तो वो पोजीशन चाहिए ना जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है जहाँ पे फ्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करेगा। और यहाँ से फ्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया। तो हमारे पास जो रिएक्शन बनी है वो ये बनी थी, क्लोरीन और यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल ये जनरेट हो गया। मेरी बात ध्यान से समझ में आई ना कुछ? कि मैंने यहाँ पे ये बोला था कि जो क्लोरीन और फ्लोरीन एटम में से अगर कोई हेलोजन एटम अगर आ जाता है चेची-वेबी रिएक्शन में, तो हेलोजन में रिएक्टिविटी देख लेना, फ्लोरीन एटम की ज़्यादा होती है, क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन की ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखो कुछ रिएक्शन और करते हैं हम। देखो, जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे कोई चीज़ ना, तब तक आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं। नाइट्रोजन, यहाँ पे सपोज दैट मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया और यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ दिया, या कोई CH3 एटम जोड़ दिया। दूसरी रिएक्शन हमारे पास, यहाँ पे कोई भी ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, ऐसे मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, और आगे का जो क्वेश्चंस हैं, फ्लोरीन एटम, सॉरी क्लोरीन एटम यहाँ पे जोड़ दिया, एक क्लोरीन एटम मैंने यहाँ पे भी जोड़ दिया। ठीक है, अब कुछ रिएक्शन करवाते हैं इसकी। मेरे पास न्यूक्लियोफाइल के रूप में ये है, और मेरे पास न्यूक्लियोफाइल के रूप में ये है, और यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियोफाइल के रूप में ये है। ठीक है, अब रिएक्शन करवाते हैं, ध्यान से देखना। अब अगर हम देखें, इसके अंदर 2 स्टेप है। ठीक है, सपोज दैट अगर 2 न्यूक्लियोफाइल इस पे है, 2 न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे देखो ये तो कोई लिविंग ग्रुप होता ही नहीं है, CH3, ठीक है ना, इनके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन अपने जगह छोड़ के तो कोई जाएगा नहीं, तो जाएगा कौन? हेलोजन एटम। तो मैंने क्या किया, हेलोजन एटम हटाया और मैंने यहाँ पे आर ग्रुप मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, अगर 2 न्यूक्लियोफाइल होता, सपोज एक और रिएक्शन होती इसके साथ, कोई न्यूक्लियोफाइल का अगर कोई रिएक्शन होती, तो यहाँ पे लिखा जाता नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगी नहीं। बिकॉज क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी एटम
जो है अल्फा पोजीशन पर प्रिफर्ड होते हैं। अल्फा, बीटा और गामा पोजीशन जो होती है यहाँ पे ज़्यादा प्रिफर्ड होती है। अगर यहाँ पे आप लोगों ने एटम जोड़ने की कोशिश की, देखना इधर, अगर यहाँ पे कोई एटम, एक्स्ट्रा एटम जोड़ने की कोशिश की तो यहाँ पे क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण यहाँ पे कोई एटम प्रोसीड ही नहीं होता। तो एक बात बताओ, जब मिथाइल ग्रुप कोई आर ग्रुप अगर मेंशन होता है तो एक बेंजीन रिंग पर अगर कोई 3 4 ग्रुप अगर मेंशन हो जाते हैं तो यहाँ पे बेंजीन में स्ट्रेन बढ़ जाता है। स्ट्रेन का मतलब तनाव बढ़ जाता है, ना तो वो रिपल्सन कर सकता है, यानी इसमें इतने ज़्यादा रिपल्सन होता है, रिपल्सन ज़्यादा होता है, जिसके कारण कोई ग्रुप वहाँ पर अटैक ही नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो इसके अंदर जब भी कोई तीनों पोजीशन अगर पूरी तरह भरी हुई हो तो वहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। अब इस पे चलते हैं, ये सेम केस आ गया ना, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब मैंने अल्फा, बीटा और गामा पोजीशन, ये पोजीशन यहाँ पे अगर हम देखें तो कभी भी बीटा पोजीशन पे कोई ग्रुप अटैक नहीं करता है। तो यहाँ पे क्लोरीन एटम कहाँ पे जाएगा, यहाँ से जाएगा, और हमारे पास जो रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, OH, एंड यहाँ पे आ गया क्लोरीन एटम। ठीक है ना। तो ध्यान से देखना इधर कि जब भी कोई ग्रुप अल्फा और गामा पोजीशन पे प्रेजेंट होता है तो ये मान के चलना वहाँ से कोई ग्रुप को हम हटा सकते हैं अगर कोई गुड लिविंग ग्रुप होता है तो। ठीक है। वरना अदरवाइज यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल के द्वारा यहाँ पे अटैक नहीं करवाया जा सकता। अगर कोई एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है, कोई भी अगर एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होती है। ठीक है ना। तो आई होप ये जो लेक्चर है अपना चेची-बेबी रिएक्शन, जहाँ पे हमने हेटेरोसाइक्लिक बेस्ड कंपाउंड पे रिएक्शन हमने प्रोसीड करवाई, आई होप कि आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है। अगर इस पर कुछ क्वेश्चन अगर हैं तो मैं आपको उसकी PDF सेंड कर दूँगा। हो सके मैं अपने जो फेसबुक जो पेज है मेरा, वहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन हैं, इसके बेस्ट क्वेश्चन मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। वहाँ पे जाके आप इस पर ट्राई कर सकते हो कि जब तक ज़्यादा प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज़ें समझ में कभी नहीं आएगी। ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियोज़ आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट के द्वारा प्लीज़ बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो, ताकि हम अपना जो काम वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, मैं उसको कुछ इम्प्रूवमेंट और दे सकूँ। ठीक है। जब तक आपका रिस्पांस मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपके बिना तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। और हाँ, एक चीज़ और, कि जो स्टूडेंट ये मेरे फेसबुक से कनेक्टेड हैं उनसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप वहाँ पे, जब मैं इसके स्टार्टिंग का जो ये डेमो वगैरह डालता हूँ यहाँ पे, मतलब कोई लेक्चर जब भी आता है तो मैं उसका सबसे पहले प्रीव्यू वहीं पे अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ वहाँ पे आप लाइक करते हो, अच्छा लगता है मुझे, बट वहाँ पे उस पे लिंक मिलती है, वहाँ पे जाके आप जो YouTube चैनल है वहाँ पे जाके आप वीडियो को लाइक करो, ताकि मुझे भी कुछ इम्प्रूवमेंट मिले ना, कि मैं कुछ करवा सकूँ। ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें मैं आपको बेटर तरीके से करवाऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री जंक्शन।